हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट इश्यूज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान से इकोनॉमी। तो लास्ट टाइम जैसे कि हमने डिस्कस किया था पावर्टी, तो हमारा आज का जो टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। आज के हम टॉपिक में पढ़ेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट के रीज़न कौन से हैं और अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से टाइप्स हैं, और हम कुछ सजेशंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जैसे कि हम अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करें। मैं हूँ अता हुसैन सैयद। तो आए अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट is defined as the number of people who are willing and able to work and actively seeking work but unable to find job। अब यहाँ पे एक अनएम्प्लॉयमेंट की एक जो सिचुएशन है, हम किसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं? बेसिकली ये इकोनॉमी में एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आपके जो लोग हैं, जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उनकी कुछ खसूसियात हैं, अगर वो यहाँ पे मैच होती हैं तो वो ही अनएम्प्लॉयमेंट बन रहा होगा। ऐसा नहीं जिसमें वो नहीं हो। जैसे कि हमने कहा कि वो विलिंग हो किसके लिए, काम करने के लिए, और एबल भी हो काम करने के लिए, और काम ढूंढ भी रहा हो लेकिन उसको काम ना मिले, मीन्स उसको वहाँ मार्केट में जॉब ना मिले, मीन्स वो बंदा खुद काम कर रहा है। तो दिस इज व्हाट कि अनएम्प्लॉयमेंट जो सिचुएशन है। ऐसा नहीं कि एक बंदा काम ना वो विलिंग है ना ही वो ढूंढ रहा है तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, क्योंकि ये सारी कंडीशंस जब पूरी होंगी तो ही उस बंदे को कहेंगे भाई ये अनएम्प्लॉयड है। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है जहाँ पे जो लोग हैं वो विलिंग भी है, एबल भी हैं और सर्च भी कर रहे हैं काम को, बट जॉब नहीं मिल रही। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट मेजरमेंट मेथड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले है द कैलमेंट मेथड। दिस इज अ ट्रेडिशनल अनएम्प्लॉयमेंट मेथड, जिससे हम मेजर करते हैं कि कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये वो मेथड है जिसमें हम देखते हैं कि व्हाट नंबर ऑफ पीपल रिसीविंग बेनिफिट्स फ्रॉम स्टेट। जितने वो नंबर ऑफ पीपल जो रजिस्टर्ड होंगे स्टेट में जो गवर्नमेंट में, तो हम उससे हम जो है सो देख सकते हैं कि भाई इतने बंदे अनएम्प्लॉयड है जो अपना गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं। अब यहाँ पे एक सवाल होता है कि गवर्नमेंट क्यों चाहती है कि इसको पता चले? भाई जैसे उसको पता चलेगा कि इतने बंदे हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, तो उस हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसीज वगैरह बनाएंगी, जो हम एट द एंड डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। और दूसरा है आईएलओ मैयर। आईएलओ मीन्स इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक मैयर है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ ये नहीं देखते कि भाई कितने बंदे हैं जो बेनिफिट्स ले रहे हैं स्टेट से, लेकिन इसमें हम वो भी देख रहे होते हैं कि कौन कौन से बंदे हैं, कितनी तादाद है बंदों की जो काम ढूंढ रहा है। मीन्स हम जॉब एप्लीकेशंस भी देखेंगे, और ये मेथड जो है यूरोप में फॉलो होता है। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले साइक्लिकल। नाउ साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? इट इज बेसिकली काज्ड बाय द जनरल लैक ऑफ डिमांड अक्रॉस द इकोनॉमी। मीन्स जो रिसेशन की सिचुएशन होती है उसमें जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, तो हम उसको बोलते हैं साइक्लिकल। क्योंकि लोग जो है सो चीज़ों की डिमांड नहीं करते, तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो बनाते नहीं है। जब डिमांड नहीं है तो वो इतने बनाते नहीं है, जब वो इतने नहीं बनाते उनकी डिमांड कम हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, ले ऑफ करते हैं, लोगों को निकाल देते हैं, फारिग कर देते हैं, फायर कर देते हैं। तो उससे भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। और दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल। Structural unemployment is caused by a lack of demand, but not for a complete economy, but for a particular industries। तो उस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की कोई डिमांड कम हो जाए तो हम उसको कहेंगे भाई वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है। अब तीसरी है आपकी रीजनल। रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये काफी कुछ रिलेट करती है आपकी स्ट्रक्चरल से, क्योंकि स्ट्रक्चरल भी कोई एक इंडस्ट्री में फॉर सपोज डिमांड कम हो जाती है। अब ये ऐसे समझ लें कि उस रीजन में कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी वो डिमांड कम हो जाए, या जिसकी इकोनॉमी में उसकी डिमांड नहीं हो रही है उसकी चीज़ों की, तो वो पर्टिकुलर रीजन में आपकी डिमांड क्रिएट हो जाती है। एक ये आपकी टाइप है जिसको हम कहते हैं रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। और तीसरी है आपकी फोर्थ नंबर है आपकी फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा टाइप है अनएम्प्लॉयमेंट का जो आपकी इकोनॉमी एग्जिस्ट करता है तब जब लोग जो है आपके एक जॉब से दूसरी जॉब की तरफ मूव हो रहे हैं। तो वो जो मूवमेंट होती है, जो मींस मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर होती है एक जगह से, एक जॉब से दूसरी जगह में, उस टाइम में जो एक
क्रिएट होती है अनएम्प्लॉयमेंट, हम उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली फ्रिक्शन इज द टाइम, एफर्ट्स एंड एक्सपेंस जो एक बंदा जो लगाता है दूसरी जॉब करने में। अब आगे जो दूसरा टाइप है वो है क्लासिकल। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट काज्ड बाय द ट्रेड यूनियंस एंड मिनिमम वेज स्टैंडर्ड। अब ये इसमें एक दूसरा टाइप का एक अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पे ट्रेड यूनियन क्या करती है कि भाई एक डिमांड रख देती है इतनी सैलरी होनी चाहिए कम से कम। तो जो एम्प्लॉयर और ट्रेड यूनियन के बीच में जो मसले होते हैं उसकी वजह से भी ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। ये उसको हम कहते हैं कि क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, अगर कोई भी चीज समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको वहीं पे डिटेल आंसर दे दूंगा। क्योंकि अगर थोड़ी टॉपिक ये लेंदी है, वरना क्या होता है कि वीडियो बड़ी हो जाती है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। दूसरा जो टाइप है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच इज काज्ड बाय द वर्कर्स who are unwilling to work at existing rates of pay। शायद वो उस पे काम नहीं कर रहे या उस इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे, वहाँ की कंडीशन सही नहीं है, जो खुद काम छोड़ दें, हम उसको कहेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और आपका टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट 7th नंबर पे आपकी टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट है जो आपकी न्यू कैपिटल के आने से, जो नई टेक्नोलॉजी आती है तो उसकी वजह से जो लेबर होता है वो क्या होता है, उसको वो रिप्लेस करती है। तो जाहिर सी बात है वो लोग जो हैं फिर वो फारिग हो जाते हैं जॉब से, तो ये उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो तो हम उसको कहते हैं टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई कौन कौन से इसमें आपकी क्या क्या कॉस्ट इस पे आती हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड। पहली जो चीज है आपकी इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो अलग अलग जो आपके इसमें प्लेयर हैं उन पे अलग अलग जो है सो इम्पेक्ट पड़ता है। तो हम जो है सो आज डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे अनएम्प्लॉयड वर्कर। जो अनएम्प्लॉयड बंदा हो जाता है तो उस पे क्या उसकी क्या मीन्स जो इफेक्ट होता है अनएम्प्लॉयमेंट का। सबसे पहली तो उसकी इनकम, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है अब उसकी इनकम कम है। और उसकी लो एस्टीम, आपकी उसका मोरल डाउन हो जाएगा, क्योंकि जब अनएम्प्लॉयड बंदा होता है तो कॉन्फिडेंस शेकन हो जाता है और कोई भी उसकी एक तो क्रेडिबिलिटी उसकी कम हो जाती है, क्रेडिट रेटिंग डाउन हो जाती है। और हमारी जो मुआशरा है, जो हमारी सोसाइटी है, हम उसको कहते हैं कि भाई ये बंदा काम का ही नहीं है। तो ये ओवरऑल इसका इम्पेक्ट बंदे की सेल्फ स्टीम पे पड़ता है, वो कम हो जाती है। और पॉसिबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी, हो सकता है ये भी इसका मुमकिन है कि वो गुर्बत की लकीर में चले जाए, एकदम वो गरीब हो जाए, उसकी हालत खराब हो जाए, या फिर बाकी जो पहले की टाइम था उससे थोड़ा जो है सो पुअर हो जाए, या जो उसके सेम जो उसके लेवल के लोग हैं उनसे वो जो है सो वो पॉवर्टी में चले जाए एज कम्पेयर टू देम। ओके, और दूसरी चीज, अगर ये आपकी ज्यादा देर तक वो बंदा अनएम्प्लॉयड रहा तो इससे क्या होगा कि उसकी जो है सो स्किल्स जो है वो छूट जाएंगे उसके हाथ से और वो अनएम्प्लॉयबल हो जाएगा। मीन्स उसको दोबारा जॉब के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हम बात करें बिजनेसेस की, तो बिजनेसेस में क्या उस पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो उसकी कंज्यूमर डिमांड जो है कम हो जाएगी, जाहिर सी बात है अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गई तो उस सिचुएशन में ये होगा कि वो सेम बंदे ही तो हैं जिनको कहीं और जगह पे जॉब थी, अब वो जॉबलेस हैं, तो अब वो आपकी चीजें कैसे खरीदेंगे। तो एक ये उसका इम्पेक्ट होता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जब बढ़ जाती है तो आपकी कंज्यूमर डिमांड जो होती है कम हो जाती है। लेकिन एक और दूसरी इसमें एक अच्छी बात है कि बिजनेसेस के लिए कि वो उनको एक इजियर और चीपर बन जाता है टू रिक्रूट न्यू लेबर। अब इसमें क्यों ऐसे, क्योंकि अब बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो कोई भी रेट्स पे वेजेस पे कोई जो है सो ज्यादा बातचीत नहीं करता। भाई जो भी आप तनख्वाह दे दें, सैलरी दे दें, वो उस पर काम कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा जो है सो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं, तो इसमें एक चॉइस भी बहुत होती है एम्प्लॉयर को। उसमें से अच्छा और बेस्ट और रिफाइंड बंदे जो है, जो स्किल्ड बंदे हैं वो हायर कर लेते हैं। और एक और चीज है कि दूसरा इफेक्ट ये भी है, क्योंकि अगर ज्यादा देर तक वो अनएम्प्लॉयड बंदा रहा है जो आपने रिक्रूट किया है, उसको रिट्रेनिंग पे भी उसका खर्चा आ जाता है बिजनेस का। ओके, अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट पे क्या उसके असरात हैं, गवर्नमेंट पे क्या उसके असरात होते हैं, तो हम उस पे उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपकी टैक्स रेवेन्यू जो है कम हो जाएगी।
बोथ आपकी डायरेक्ट टैक्स भी कम हो जाएगी, आपकी इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो आप इनकम पे लगाते हो वो भी कम हो जाएगी, और आपकी वैल्यूडेड जो टैक्स है जो आप गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी लगाते हो, क्योंकि आपकी कंजप्शन ही कम हो जाती है इकोनॉमी की, तो जाहिर सी बात है आपका रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाते हैं, बेनिफिट्स, सोशल प्रोटेक्शन, जो कि उसकी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो सकती है, क्योंकि वो सेम फंड अगर आप सोसाइटी के बेनिफिट की जगह मीन्स इसी जो आप फंड प्रोवाइड कर रहे हो अनएम्प्लॉयड बंदों को, वो सेम अमाउंट आप दूसरी बेनिफिशियल चीजों में लगा सकते हो, तो ये एक गवर्नमेंट को एक प्रॉब्लम होती है, एक बर्डन होता है। तीसरी चीज है कि गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाती है, सॉरी बढ़ जाती है, और उसकी अर्निंग जो रेवेन्यू जनरेशन होती है वो कम हो जाती है। इससे क्या होता है, बजट डेफिसिट क्रिएट होती है, क्योंकि रेवेन्यू आपकी टैक्सेस से जो जनरेट होता है वो कम हो जाता है, और आपका एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स के लिए जो सोसाइटी के अनएम्प्लॉयमेंट सेक्शन है उसके लिए आप जो है सो एक्सपेंडिचर बढ़ा देते हो, तो ये आपकी गवर्नमेंट का खर्चा बढ़ जाता है, तो अल्टीमेटली बजट डेफिसिट होती है, और बजट डेफिसिट के लिए क्या करती है कि आपकी गवर्नमेंट फिर बारोइंग करती है दूसरे सोर्सेज से, इंटरनल और एक्सटर्नल। और दूसरा एक सोशल कॉस्ट गवर्नमेंट की ये होती है, क्योंकि गवर्नमेंट की एक अहम काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखना, उसको मेंटेन करना। जब क्या होता है कि ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है तो आपके क्राइम भी आपके बढ़ जाते हैं। लोग क्या करते हैं, आपने तो हमने ये भी देखा है, ये भी हम न्यूज मीडिया में देखते हैं कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं। जब इस लेवल पे आ जाते हैं तो उनको सही गलत का पता होता नहीं, और क्राइम रेट में आपका एक इजाफा हो जाता है। तो वही सेम चीज आपकी ओवरऑल सोसाइटी पे भी इम्पेक्ट करती है, आपकी क्राइम रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं, और आपके सोशल ब्रेकडाउन ज्यादा हो जाते हैं, लाइक डिवोर्सेस, आपकी डिवोर्सेस हो जाती हैं, क्योंकि वो आपके लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, तो वो उनके अपनी घरू मामला खराब हो जाते हैं, तो उसकी वजह से वो डाइवोर्सेस भी बहुत हो जाते हैं। और आपकी अल्कोहल और दूसरी जो ड्रग्स की कंजप्शन है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जब लोग परेशान होते हैं तो वो इन चीजों की तरफ जाते हैं। और लो एंगेजमेंट विद एजुकेशन इफ परसीव इट इज पॉइंटलेस। और जो लोग हैं उमूमन, ये आपने भी सुना होगा, मैंने तो बारहा सुना है, जब हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है, वो कहते हैं कि भाई फलां बंदा भी पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास जॉब नहीं है। तो ये एक माइंडसेट बन जाता है जब ये सिचुएशन देखते हैं कि भाई अगर जॉब नहीं मिल रही, क्योंकि एजुकेशन का तो वैसे मकसद नहीं है जॉब का, लेकिन हमने क्या कर दिया है कि हमने एजुकेशन को जो देखते हैं इसलिए कि भाई इससे हमें क्या मिलेगा, हमें इससे अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एजुकेशन जो एक पॉइंटलेस बन जाती है फिर। अगर हम बात करें कि इकोनॉमी पे क्या मामला होते हैं, इकोनॉमी पे क्या असर मुरतब होते हैं, तो ओवरऑल देखेंगे कि अनएम्प्लॉयमेंट रिप्रेजेंट एन अनप्रोडक्टिव यूज। आपका एक बड़ा एक सेक्शन, एक बड़ा एक सोसाइटी का एक पोर्शन जो है अनप्रोडक्टिव है, वो हम उससे काम ही नहीं ले रहे हैं, जैसे कि वैसे भी हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं, तो ये एक आपका मसला होता है। और द इकोनॉमी विल बी प्रोड्यूसिंग लेस जीडीपी देन इट इज कैपेबल ऑफ। जितना आपके पास पोटेंशियल होता है आप उस लेवल पे काम नहीं कर पाते, ये भी आपकी एक प्रॉब्लम होती है, आपकी जीडीपी उस लेवल पे नहीं बढ़ती। और जो तीसरा रीजन है कि द लॉन्गर लेबर इज अनएम्प्लॉयड द मोर इट इज डिटोरिएट्स इन क्वालिटी। जाहिर सी बात है, एक बंदा बहुत अरसे तक अनएम्प्लॉयड रहा है तो उसकी स्किल्स में तो जाहिर सी बात है फर्क आएगा। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 6 मेन कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कौन कौन से कॉजेज हैं? सबसे अहम जो कॉज है एजुकेशन सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है एक बड़ा एक डिफेक्टिव बन गया है, स्पेशली इन पाकिस्तान। हमारा जो है, हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकली अप्रोच पे नहीं जाते, हम जो थियोरेटिकल जो एक बाबा आदम के जमाने के बुक्स हैं हम उसकी तरफ जो है सो जाते हैं। लेकिन अब भी कुछ इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन इस लेवल पे नहीं आई है कि हम जो है सो स्किल्ड लोग ज्यादा पैदा करें। अगर आप रिसर्च उठा के देखेंगे कि हम हर साल बहुत तादाद में जो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ये जो सिस्टम्स हैं एजुकेशन सिस्टम, वो हर साल हमें पूरे पाकिस्तान में लाखों के लोग जो है अनएम्प्लॉयड दे रहे हैं। वो क्योंकि उसमें क्या है कि हम एक प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम नहीं कर रहे होते, तो हमारा एक सिस्टम है उसको चेंज होने की जरूरत है। काफी हद तक वो चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी अगर हम इसको और जो है सो अच्छे तरीके से इसको हम इम्प्रूव करें, तो हम जो है सो और एक प्रोफेशनल अप्रोच की तरफ बढ़ें, तो हम इसमें इस रीजन को खत्म कर सकते हैं और अपनी अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। एक ये आपका एक बड़ा रीजन है। और दूसरा, इंडस्ट्रियल कंट्री, हमारा जो कंट्री है स्पेशली पाकिस्तान,
जिसमें हम रहते हैं, हमारा जो कंट्री है वो इंडस्ट्रियलाइज नहीं कंट्री, हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चर कंट्री है हमारा। क्योंकि इंडस्ट्री में ये होता है कि इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा आपके लोग जो है एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है इसमें। तो हमारा ये है कि हम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो और जॉब क्रिएट होंगी। तो हमारा एक ये भी रीजन है कि हम एक इंडस्ट्रियल कंट्री नहीं है, तो इसकी वजह से भी ज्यादा आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है। और तीसरा आपका ओवर अर्बनाइजेशन। क्या होता है कि आपके जो हमारे जो गाँव में जो लोग रहते हैं वो शहरों की तरफ आते हैं। उसके बहुत सारे रीजन है, एक अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अपॉर्चुनिटीज, इनकी वजह से वो जो है सो शहरों की तरफ आते हैं। तो इसमें क्या होता है अगेन, फिर यहाँ पे वो सिचुएशन एक जो रैपिड माइग्रेशन की वजह से होती है, तो यहाँ पे भी एक अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाती है। क्योंकि मोस्टली जो डेटा हमारे पास होती है वो सारी शहरों की होती है, गाँव की डेटा होती नहीं है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की हो, किसी भी इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर की हो। मोस्टली जो हमारी, स्पेशली अगर वो फोकस ना हो विलेज पे, तो वो सारी मेट्रोपोलियन की डेटा होती है। तो जब ये अर्बनाइजेशन बढ़ जाती है, अब वैसे हम देख भी रहे हैं कि लास्ट डेकेड से अर्बनाइजेशन आपकी ज्यादा हो रही है, स्पेशली हमारे प्रोविंस सिंध में। तो उसमें आपकी ये एक रैपिड पेस पे काम कर रही है। तो उसके एक बड़े असरात होते हैं, क्योंकि आपकी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन पे एक बड़ा असर पड़ता है। अगर हम जो है सो उन लोगों को वहीं पे गांव में कुछ जॉब्स और उनकी एजुकेशन सिस्टम अच्छा दें, तो वो इस तरफ नहीं आएंगे। वो हम एट द एंड डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। और आपका सिक्स रीजन है टेक्नोलॉजी। क्योंकि जब टेक्नोलॉजी की इंप्रूवमेंट होती है तो हमारे यहाँ क्या होता है कि वो हम उसको रिप्लेस कर लेते हैं। मीन्स जो आपकी लेबर है, हम उसको मशीनरीज और कंप्यूटर से रिप्लेस कर लेते हैं। उसमें ये होता है कि हमारी जो है सो कॉस्ट कम हो जाती है और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये चीपर होती है, टेक्नोलॉजी जो होती है वो चीपर होती है। तो एक ये भी आपका अहम रीजन है। और रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड होते हैं। अब पॉपुलेशन आपकी बढ़ती है तो कैटर करना, उनको एम्प्लॉयमेंट देना एक बड़ा मुश्किल होता है गवर्नमेंट के लिए। और हमारा एक जो है सो पॉपुलेशन ग्रोइंग कंट्री, हमारी एक पॉपुलेशन रैपिड पे जा रही है, तो ये भी एक रीजन है। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमारे जितने भी मामला खराब हैं, किसी भी कंट्री में अगर मामला खराब है तो उसमें सबसे अहम किरदार जो होता है इस फैक्टर का बड़ा होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। क्योंकि ये सारे पॉलिसी मेकर्स होते हैं, ऊपर जितने भी हमने फैक्टर पढ़े हैं वो सारों को कंट्रोल यही फैक्टर करता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर नहीं होगी तो ये सारे मसले होंगे। अगर आपकी एक जैसे कि हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी बहुत अरसे के बाद एक जो है सो 5 साल मुकम्मल कर पाई है। लास्ट टाइम जो पीपल्स पार्टी की थी, फिर नवाज लीग की। अब ये ट्रांजिशन में अगर हम हिस्ट्री को उठा के देखें तो बड़े मसाइल थे, अभी भी मसाइल हैं। अभी भी जो आपकी जो एक सियासत होनी चाहिए वैसे है नहीं। जैसे कि हमारी जो गवर्नमेंट काम कर रही है तो अपोजिशन उस पे देखे कि वो किस चीज में वो जो सही काम नहीं कर रही। लेकिन हमारा क्या होता है कि हम एलिगेशन लगा देते हैं, तो ये एक मसला है। वैसे ये तो है तो एक पॉलिटिकल इशू, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो, क्योंकि आपकी सारी पॉलिसीज यही बनाते हैं। तो ये थे आपके 6 मेन रीजन, और भी बहुत सारे हैं लेकिन 6 मेन ये रीजन है। तो आए हम बात करें अब सॉल्यूशंस की। तो कौन कौन से सॉल्यूशन हो सकते हैं जो हम, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट को कवर अप कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट की, जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो अर्बनाइजेशन हो रही है तो उस पर थोड़ा जो है सो काम करें और लोगों को वहीं पे जॉब दें और उनको वहीं पे ही जो है सो सिंपली अच्छी एजुकेशन दें और जॉब के मौके दें, तो वो वहीं पे काम करेंगे और आपकी अर्बनाइजेशन नहीं होगी। और सेकंड पे आपका टेक्निकल एंड वोकेशनल कॉलेजेस आप ओपन करें लार्ज स्केल पे, स्पेशली आपके विलेज साइट्स पे, सिटीज में। तो इससे क्या होता है कि जब वहां से जो लोग निकलेंगे वो सिंपली इतने अहल होंगे कि वो अपने लिए खुद एक जॉब क्रिएट कर सके। अब तीसरा जो रीजन है, जो एक बड़ा एक वर्ल्ड वाइड ये एक रीजन होता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कलर एंड कास्ट शुड बी एबॉलिश्ड फ्रॉम द कंट्री। तो एक आपकी पूरे कंट्री में जो हमारा एक सिस्टम है जेंडर के बेस पे, आपकी कास्ट के बेस पे या और कलर, तो ये सारी चीजें हैं। और जो हम एक दूसरा होता है वुमन, उनको भी एक इक्वल चांस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिया जाए तो ये इससे मामला कुछ बेहतर हो सकते हैं।
क्योंकि आपकी जो ज्यादा पॉपुलेशन है तो वो तो मेल की है पाकिस्तान की, लेकिन ऑलमोस्ट 48% से भी ज्यादा आपकी जो है वुमन पॉपुलेशन, तो उनको भी जो आपने कैटर करना है। फोर्थ पे है वी विल हैव टू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टू लेसन आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन हेल्प आर डेट। तो अब हमें अपने आप को इतना एक सेल्फ रेजिलियंस बनाना है, जो हमारी जो पॉलिसी है वो इस हिसाब से हो कि हम अपनी जो जितना भी हमारा बाहर की जो कंट्री है हम उस पर निर्भर ना करें, हम अपने आप से अपना एक इकोनॉमी को बेटर करें, उसको डेवलपमेंट करें, डेवलपमेंट की तरफ ले जाएं। तो इससे क्या होता है, इससे भी आपकी जॉब क्रिएशन बहुत होगी। जैसे कि आपकी करंट गवर्नमेंट का एक स्कीम भी है वैसे, जो 50 लाख घर बनाने में, तो उसमें एक इंडस्ट्री को जो है सो प्रमोट किया जा रहा है। तो जब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप बहुत सारे जो है सो कैटर कर सकते हो लोगों को, उसमें आपके हर वैरायटी के लोग कैटर हो सकते हैं। जैसे कि आपके पढ़े लिखे बंदे हैं उनको भी आप कैटर कर सकते हो, अगर आपके इलिटरेट बंदे हैं, क्योंकि उनसे हम फिजिकली फिर काम लेंगे। तो ये क्योंकि आपको पता है कि डिफरेंट हमारे 3 सेट ऑफ स्किल्स होते हैं, आपका फिजिकल होता है, आपका ह्यूमन स्किल होता है, और आपका इंटेलेक्चुअल स्किल्स होते हैं। तो हम इनको अलग अलग से जो है सो कैटर कर सकते हैं और उनकी बेस पे एम्प्लॉयमेंट उनको दे सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे जब हम बात करें, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हम उसको जो है सो नए सिरे से उसकी जो है सो तरतीब देनी है, और जितनी भी उसमें मॉडर्न चेंजेस हैं अप टू द मार्क्स वर्ल्ड लेवल की जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से, और हम प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ मूव करें, तो हम अपनी पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो हमारी प्रोडक्शन होगी, जो हमारी आउटपुट होगी, जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे, वो एक इतने काबिल होंगे कि वो अपनी फील्ड में वो फिर अच्छे से काम करेंगे, और फिर वो अगेन वही हमारे लिए जॉब क्रिएशन भी करेंगे। ओके, सिक्स जो नंबर है आपका, हमें एग्रीकल्चर के लिए एक इकदाम करने चाहिए। हम जो जितनी भी हमारी वेस्ट लैंड है, हम उनको जो है सो अनएम्प्लॉयमेंट जो विलेजर्स हैं, हम उनको जो है सो फॉर सपोज दे दें, लीज पे दे दें, या ऐसे ही उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दें ताकि वो उस पर काम करें। तो इससे आपकी एक प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, जो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और दूसरी वो अनएम्प्लॉयड जो बंदे हैं उनकी भी जो है सो रोजगार का एक उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और दूसरे चीज हम यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में ये कर सकते हैं कि जो हमारा वैसे तो इरिगेशन सिस्टम पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा इरिगेशन सिस्टम है, लेकिन अभी इसमें बहुत सारे मसाइल आ गए हैं, तो हम उसकी तरफ देखें। और जो हमारी जो सीड्स हैं, जो अब हाइब्रिड सीड्स यूज हो रहे होते हैं, जिनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, हम वो यूज करनी चाहिए। और जो गाँव में देहात में जो किसान है, हम उनको जो है सो एक लिटरेट कर सकते हैं और पर्टिकुलर फील्ड में, तो जो स्पेशली उसके क्रॉप्स के हिसाब से जो रीजनल वाइज होते हैं, तो इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। ओके, सेवंथ नंबर पे है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एंड रीजनेबल फंड्स शुड बी प्रोवाइडेड टू द एजुकेटेड एंड स्किल्ड जॉबलेस पीपल। अब ये यहाँ पे इसका एग्जांपल इसी गवर्नमेंट में है, पिछली गवर्नमेंट में भी था, इस गवर्नमेंट भी है। आपका जो नौजवान प्रोग्राम है, पीएम का नौजवान प्रोग्राम, उसमें जो है सो आपके 40+ तक की एज को बंदों को जो है सो लोन दे रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वो अपने उसमें काम कर सकें। तो ये एक अच्छा इकदाम है, ऐसे और भी होने चाहिए। और इसमें जो करप्शन वगैरह, जो ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स करप्शन करते हैं, तो उन पे जो है सो एक चेक एंड बैलेंस, एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनना चाहिए, ताकि जो है सो जो हकदार है उनको फंड्स पहुंच जाए। एट्थ नंबर पे द पॉलिसी ऑफ अर्ली एज रिटायरमेंट कैन आल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम टू सम एक्सटेंट। अब गोल्डन हैंडशेक दे के हमारी एक 60 ईयर्स तक एक एज है, तो जब बंदा 60 ईयर्स तक आ जाता है, तो उसकी एक फिजिकल एक कंस्ट्रेंट्स की वजह से उसकी प्रोडक्टिव लेवल डाउन हो जाती है। तो अगर हम गोल्डन हैंडशेक दे के उनको 50s के अंदर ही हम जब उनको रिटायर कर देंगे, तो इससे एक आपकी बड़ी एक वेकेंट पोस्ट क्रिएट हो जाएंगी, जिसपे आप यूथ जो है, आपका जॉबलेस यूथ है, आप उसको हायर कर सकते हो, और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ये भी आपका एक अच्छा रीजन, एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। नाइन्थ की जब हम बात करें, पाकिस्तान इज ओवर पॉपुलेटेड लैंड ऑफ द ग्लोब, इट्स ट्रू, हम एक पॉपुलेटेड कंट्री है। तो गवर्नमेंट ऐसे एफर्ट्स ले जो आपकी जो रैपिड ग्रोथ है पॉपुलेशन की, उस पर काम करे, कॉन्फ्रेंसेस करे, सेमिनार्स करे, वर्कशॉप करे, जैसे लोगों को पता चले कि इसके क्या असरात होते हैं, आपके उसमें इस्लाम में उसमें क्या चीज़ें हैं, और आपकी सोशल
नाम्स में क्या आता है, तो उस परस्पेक्टिव में उस पर बातचीत हो तो इससे भी आपके मामला बेहतर हो सकते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह पॉपुलेशन है, तो उसमें ये चीज़ जो 9th वाली चीज़ है हम उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि और पॉपुलेशन के क्या जो है सो असरात होते हैं। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट पॉलिसीज जो जिससे हम एड्रेस कर सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को। उसमें आपकी फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी। सो लेट्स टॉक अबाउट द फिस्कल पॉलिसी। तो गवर्नमेंट जो आपकी गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है अगर वो इंक्रीज होगी तो इससे भी आपका एक बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कैसे? क्योंकि कंजप्शन इकोनॉमी का एक ऐसा फैक्टर है जो कंजप्शन की वजह से आपकी जब कंजप्शन ज्यादा बढ़ती है तो डिमांड बढ़ जाती है। जब डिमांड बढ़ जाती है तो अल्टीमेटली आपकी प्रोडक्शन लेवल अप हो जाती है। प्रोडक्शन कौन करता है? ये लेबर ही करते हैं। जितने भी आपके लोग अनएम्प्लॉयड हैं अगेन वो उनको एक मौके मिल जाएंगे, फिर वो अगेन वो एक जॉब पे आ जाएंगे। तो ये एक आपका एक रिपल इफेक्ट है, डोमिनो इफेक्ट जिसको हम कहते हैं इकोनॉमी में। तो एक मल्टीप्लायर इफेक्ट भी इसको बोलते हैं। तो ये एक चीज का जो है सो दूसरी चीज पे जो इम्पैक्ट पड़ता है, तो एक इसकी वजह से भी आपके एक अनएम्प्लॉयमेंट जो एक सेक्शन है उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। On a specific project, retaining, attracting firms to areas of high unemployment through subsidies. अब कुछ ऐसे ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है, तो गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देके रिट्रेनिंग करके उन लोगों को फिर एक अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो इससे भी आपके गवर्नमेंट की स्पेंडिंग वाली जो चीजें हैं, जो गवर्नमेंट जिसमें स्पेंडिंग करती है, तो इसमें आपके जो गवर्नमेंट के अखराजात होते हैं तो इन चीजों में आएंगे, तो इससे भी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट काफी हद तक कम हो सकती है। टैक्सेशन टैक्सेशन जब आपकी डायरेक्ट टैक्स अगर आप जो है सो अब उसकी जो लेवल है अगर आप इंक्रीज करेंगे तो इंसेंटिव टू वर्क एंड गिव पीपल हायर डिस्पोजेबल इनकम्स, दस इंक्रीजिंग स्पेंडिंग। जब आप ओवरऑल टैक्स जो है आपकी जो इनकम टैक्स है जो आप डायरेक्ट टैक्स लगाते हो, अगर आप उसको कम कर देंगे तो ये जब टैक्स कम करोगे तो उसकी डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा आ जाएगी। जब डिस्पोजेबल इनकम उनको ज्यादा आ जाएगी तो ज्यादा खर्चा करेंगे। अगेन जब ये खर्चा होगा तो फिर इकोनॉमी का डिमांड जो है सो अप जाएगा। जब डिमांड अप जाएगा तो अगेन क्या होगा कि आपकी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो अगेन सेम चीज आपकी लोग हायर ज्यादा किए जाएंगे। ओके, तो उसमें दूसरी चीज है लोअर लेवल of indirect tax would stimulate demand by making price cheaper. It's true. Or lower levels of business tax allows firms to invest more money in a new capital. जाहिर सी बात है जब आप बिजनेस पे भी टैक्स कम होगी तो बिजनेस को भी एक पैसा ज्यादा मिलेगा, तो वो क्या करेगी आपकी जो न्यू कैपिटल है जैसे कि ह्यूमन कैपिटल है उस पर ज्यादा उस पर इन्वेस्ट करेगी, या दूसरी जो चीजें हैं जो दूसरी कैपिटल है उन पे इन्वेस्ट करेगी ज्यादा पैसा। अगर हम मॉनिटरी की बात करें, मॉनिटरी में जिस इसमें क्या करते हैं हम इसमें इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करते हैं। जब आप इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे तो उसके क्या क्या असरात होंगे? सबसे पहली तो एक बड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपकी जो सेविंग जो है वो कम हो जाएगी। लोग स्पेंडिंग ज्यादा करेंगे क्योंकि उनको इस इन्वेस्टमेंट से पैसा ज्यादा मिलेगा जो स्पेंड करेंगे रादर देन सेव करके। तो ये एक आपका एक ये चीज हो सकती है। दूसरी चीज, इट विल इनकरेज पीपल टू बारो टू फाइनेंस स्पेंडिंग। अब जब कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी, आपकी जो लोन आपकी एक चीप लेवल पे मिल रही होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वो ज्यादा पैसे बारो कर सकते हैं। अब पैसे बारो करेंगे तो जाहिर सी बात है वो स्पेंड ही करेंगे, तो इससे अगेन स्पेंडिंग बढ़ेगी। या फिर आप किसी प्रोजेक्ट में किसी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड इट वुड मेक मॉर्गेज रिपेमेंट चीपर, गिविंग पीपल मोर मनी टू स्पेंड। अब इससे मॉर्गेज की रिपेमेंट भी चीपर हो जाएंगी क्योंकि रेट कम हो जाता है। ओके, it would make it cheaper for firms to borrow to finance investment and expansion, जो हमने पहले भी बात की। okay, it would lead to fall in exchange rates which might make goods more competitive and stimulate demand for export। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो करेंसी की जो वैल्यू है वो बाकी की करेंसी से आपकी जो कम हो जाती है। जब कम हो जाती है तो बाहर से जो लोग हैं आपकी उनको ये आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो इससे क्या होता है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। अगर हम दूसरी चीज पे बात करें, मनी सप्लाई वुड इंक्रीज। अगर पैसे बढ़ जाएंगे, जाहिर सी बात है जब इंटरेस्ट कम होगा तो आपकी क्या होगी, आपकी मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। मोर मनी इज अवेलेबल फ्रॉम द बैंकिंग सेक्टर टू फाइनेंस कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। जब आपकी सिंपली कंजप्शन की तरफ आपकी जाएंगे, क्योंकि
आपका पैसा आप बैंक से, जितने भी आपके कमर्शियल बैंक से हैं या दूसरी बैंक से, आप उनसे जब पैसे लेंगे तो जाहिर सी बात है आप अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी इन्वेस्टमेंट में आप वो उनको लगाओगे। जब उससे लगाओगे तो अल्टीमेटली आपकी पूरी इकोनॉमी की जो है डिमांड बढ़ेगी। ओके, सप्लाई साइड पॉलिसी की जब हम बात करें तो इससे क्या होगा कि जो मिनिमम वेज का जो एक स्टैंडर्ड है, आप उसको जो खत्म कर दोगे कि भाई आपकी कोई जो है सो पाबंदी नहीं है, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड लगा सकते हो। तो इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो उसको एक फ्री हैंड दी जाती है, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाती है, वो लोगों को ज्यादा हायर करता है। क्योंकि जब आपने एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड लगा दिया तो उसमें क्या होगा कि वो कम लोग हायर करेगा, क्योंकि उसकी वो अपने प्रॉफिट के लिए भी सोचेगा। और आप दूसरे जो उसके बेनिफिट्स हैं, अब उसके बारे में कह रहे हैं भाई आप ये बेनिफिट दो, आप मेडिकल बेनिफिट दो, दूसरे बेनिफिट दो, अगर वो भी कट हो जाएंगे तो इससे भी पैसे बचेंगे, आप और लोग जो है सो आप उनको रिक्रूट कर सकते हो, हायर कर सकते हो। ओके, इट विल अगर आपकी उसकी लोअर डायरेक्ट टैक्स होगी जितने भी वर्कर्स हैं, तो ये एक आपकी इनकरेज करेगा उनको काम करने के लिए। ओके, लोअर डायरेक्ट टैक्सेस ऑन बिजनेसेस, जब बिजनेसेस पे टैक्सेस कम हो जाएंगे, अगेन उनको एक पैसा बचेगा, अगेन वो फिर कैपिटल पे इन्वेस्ट करेंगे। ओके, इट विल रिमूव अननेसेसरी लेजिस्लेशन एंड ब्यूरोक्रेसी, अगर आपकी जो लेजिस्लेशन अच्छे ऐसे कानून है जो बिजनेसेस को एक बढ़ने नहीं देते और आपकी ब्यूरोक्रेसी को ज्यादा पावर नहीं देते, एक बिजनेस को भी आप एक एनवायरनमेंट दे रहे हो जिसमें वो सांस ले सके और वो काम कर सके, तो ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओके, अब दूसरी एक पॉलिसीज हैं वो डिपेंड करती है जिस टाइप की वो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि हर एक अनएम्प्लॉयमेंट का एक डिफरेंट एक इम्पैक्ट होता है और उसके कॉजेज भी डिफरेंट होते हैं। तो उसके लिए जो पॉलिसी, एक चीज आप सबके लिए नहीं लगा सकते। जितनी भी आपकी फिस्कल पॉलिसी है या मॉनेटरी पॉलिसी है, वो आपने देखा कि वो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से है, लेकिन जो दूसरे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट है उनके लिए अलग अलग स्पेसिफिक जो है, वैसे ज्यादातर जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो साइक्लिकल ही होती है, बाकी की जो होती है वो कम ही होती है, इसलिए मेन फोकस उसी पे होता है। लेकिन बाकी की अनएम्प्लॉयमेंट भी है तो उस पे भी जो है सो उनको भी देखना होता है। लाइक अब हम बात करें रीजनल अनएम्प्लॉयमेंट की, उसमें क्या होगा कि रीजनल पॉलिसी टू अट्रैक्ट न्यू इंडस्ट्रीज टू एन एरिया, अब उस एरिया में आप क्या करते हो, एक उसको फ्री इकोनॉमिक जोन कर दिया, अब वहां पे टैक्सेस माफ है, तो अब ये आपकी वो पर्टिकुलर एरिया में बाकी की जगह से आपकी इंडस्ट्रीज वहां पे मूव होंगी, तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और दूसरी स्ट्रक्चरल है, जैसे कि आपके रीजन में हमने रीजनल में डिस्कस किया, तो स्ट्रक्चरल में क्या है कि हमने उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का हमने उसकी रिटर्निंग प्रोग्राम कर लिए, एक ये चीज है आपकी। फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल में क्या है कि रिटर्निंग टू इम्प्रूव ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर और स्कीम्स टू हेल्प वर्कर फिजिकली रीलोकेट लाइक सपोर्ट विद द हाउसिंग एंड रिमूवल एक्सपेंसेस। इसमें आप लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं, तो आप उनको एक रिटर्निंग की एक जो है सो दे सकते हैं, उनको दोबारा ट्रेन कर सकते हैं ताकि अपनी जो ऑक्यूपेशनल स्किल्स हैं, जो एबिलिटी है, उसको वो ज्यादा इम्प्रूव कर सकें। और दूसरी चीज ये है कि आप उनको दूसरी सपोर्ट भी कर सकते हो, जब वो दूसरी जगह पे मूव हो रहे हैं तो आप उनको कोई अकोमोडेशन दे दो। तो ये सारी चीजें हैं जहाँ फिर आप उनकी वो एक जगह से जो एक जॉब से दूसरी जॉब में जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, आप उन पे भी देखें। आप उनको अगर बेनिफिट देंगे तो वो फिर एक जॉब से दूसरी जॉब को मूव नहीं होंगे। फिर दूसरी चीज इसमें आपकी अगर क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, क्लासिकल तो एक ट्रेडिशनल है जो बहुत अरसे से ऐसी होती जा रही है कि आपकी जो ट्रेड यूनियंस हैं उनको आप जो है उनका उनका जो पावर है उनको कम कर दें, और ये जो मिनिमम वेज वाला जो एक स्टैंडर्ड है उसको खत्म कर दें, तो इसका इस आपकी क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में अगर आप डायरेक्ट टैक्स को कम कर देंगे और आपके इससे क्या होगा कि लोगों के जो है सो अखराजात मीन्स ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि टैक्सेस ज्यादा नहीं होगी तो उनको डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होगी। तो ये चीज एक है कि इसकी, क्योंकि जनरली लोग एक जॉब को छोड़ के दूसरी जॉब में क्यों जाते हैं, क्योंकि वो जो करंट जॉब होती है उनको इतनी वो पैसा नहीं उससे जनरेट होता, इनकम इतनी जनरेट नहीं होती कि वो अपने एक्सपेंसेस बियर कर सके। तो इस वजह से अगर आप उनकी टैक्स कम कर दोगे तो ये भी आपका एक काफी हद तक इम्प्रूवमेंट उसमें क्रिएट कर सकता है और आपकी ये अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो सकती है। अब हम जो है सो देखें कि आपकी 99 से लेकर 2019 तक आपका ये अनएम्प्लॉयमेंट का जो ट्रेंड देखें कि अभी आपका 3.02% है,
आपकी ये 2008 से आप देखें जो आपकी रिसेशन हुई उससे आपकी ये चीजें बढ़ गई हैं। तो ये थी आपके अनएम्प्लॉयमेंट के हमने जो रीजन डिस्कस किया। अब थैंक यू फॉर वाचिंग। अब यहाँ पे एक और चीज मैं मेंशन करता चलूँ, अगर कोई एक तो ये लेक्चर काफी लंबा हो गया है, लेकिन अगेन कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई इंशाल्लाह आई विल आंसर देयर। और एक दूसरी चीज, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।